नमस्कार, स्वागत है आपका म्यूचुअल फंड्स में। मैं हूं आपकी होस्ट चारू गर्ग। हम बात करते हैं इस कार्यक्रम में म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के। हमारे अपने दर्शकों के जो भी सवाल हैं हम उनकी क्वेरी सॉल्व करते हैं और आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं हर्षवर्धन रुंगटा, CFP रुंगटा सिक्योरिटीज। हर्षवर्धन जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। चलिए अपने दर्शकों को बता दें वो कैसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी सवाल है आप हमें SMS कर सकते हैं। हमारा कोड लिखिए फंड, हमें SMS भेज दीजिए 57575 पर। साथ ही आप हमारे साथ ईमेल से भी जुड़ सकते हैं। हमें ईमेल कर सकते हैं fund@zenetwork.com पर। चलिए हमारे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ सतीश जुड़े हैं हैदराबाद से। सतीश, स्वागत है, आपका सवाल पूछिए। सतीश, आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? चलिए, लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हर्षवर्धन जी, इनका सवाल है म्यूचुअल फंड में ही इनको निवेश पर इन्होंने सवाल पूछा है। 3000 इनकी मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में और इन्होंने अपना पोर्टफोलियो भी दिया है फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड, L&T टैक्स एडवांटेज, ICICI अप्रूव ब्लू चिप इक्विटी जैसे ये कुछ फंड्स का इन्होंने चुनाव कर रखा है। ये जानना चाहते हैं कि कैसे हैं ये विकल्प। सतीश जी, आप जो हजार रुपया दो टैक्स सेविंग फंड्स में कर रहे हैं वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 2000 रुपये आप पूरे एक ही स्कीम में अगर निवेश करते हैं तो भी आपको जो डाइवर्सिफिकेशन का पर्पस है वो मीट हो जाता है। मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप L&T टैक्स एडवांटेज बंद कर दें और फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड में ही आप पूरे 2000 रुपये निवेश करें। कभी भी आप जब अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं ये ध्यान रखिए कि जो डाइवर्सिफिकेशन का पर्पस है उसके लिए आपको 10-15 स्कीम्स लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक स्कीम अगर आप देखते हैं उसमें लगभग 40 से 50 कंपनीज में ऑलरेडी निवेश किया जाता है, तो उस प्रकार आपका डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। आप जितना हो सके अपना पोर्टफोलियो कंसाइज रखें। अगर आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा पर मंथ होता है 15, 20, 25,000 रुपीज़ अगर महीने का हो रहा है तब आप 5 स्कीम तक नियमित रख सकते हैं, उसमें आपका डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। इन दिस केस आज की तारीख में आप L&T टैक्स एडवांटेज बंद कर दीजिए और वही अमाउंट आप टैक्स शील्ड में फ्रैंकलिन टैक्स शील्ड में निवेश कर सकते हैं। आपने अपने मेल में ये भी कहा था कि आप 3000 रुपये डायरेक्ट इक्विटीज़ में कर रहे हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि जब आप छोटी रकम इक्विटीज़ में निवेश करते हैं आप लगभग अपना डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर पाते हैं। आप एट द मोस्ट एक कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं और हमने ये भी देखा है कि ब्रोकर्स जनरली एनकरेज नहीं करते हैं छोटी अमाउंट का ट्रांजैक्शन करें। अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपके ब्रोकर कंफर्टेबल, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन मेरा सुझाव रहेगा कि आप अगर म्यूचुअल फंड के रूट से ही करते हैं आपको ऑटोमेटिक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। बाकी आपका पोर्टफोलियो ठीक है, आपने ICICI अप्रूव ब्लू चिप फंड में कर रखा है, फोकस ब्लू चिप में, वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी आपका पोर्टफोलियो ठीक है जी। चलिए, बिल्कुल। तो फिलहाल इनके पोर्टफोलियो को सही बताया है हमारे एक्सपर्ट ने और इनको 2 फंड्स भी बताए हैं जिससे ये कंटिन्यू कर सकते हैं, फ्रैंकलिन टैक्स शील्ड और ICICI ब्लू चिप। इसमें ये इनका विकल्प सही है। चलिए, हमारे अगले दर्शक हैं हमारे साथ पवन सोनी जुड़े हैं। पवन जी, स्वागत है, आपका सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हेलो। हाँ जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी पवन जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। इनका सवाल ईमेल के जरिए भी इन्होंने हमसे पूछा है। हर्षवर्धन जी, इनका सवाल है, इन्होंने बैलेंस्ड पोर्टफोलियो पर राय मांगी है। इन्होंने अपना पोर्टफोलियो इस तरह से डेवलप किया है, HDFC इक्विटी, HDFC ग्रोथ, UTI इंफ्रा, UTI एनर्जी के इन्होंने कुछ फंड्स ले रखे हैं। ये जानना चाहते हैं कि इनका पोर्टफोलियो कैसा है और लंबी अवधि के लिए कैसा रहेगा। चारू, इन्होंने अपने जो पोर्टफोलियो बताया है उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने करीबन 3 सेक्टर फंड्स में कर रखे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी एंड बैंकिंग। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आज की तारीख में इनका जो नेट रिजल्ट होगा ये इन लमसम इन्वेस्टमेंट्स का वो नेगेटिव ही होगा, क्योंकि इंफ्रा सेक्टर ने कुछ भी फंड, इंफ्रा फंड ने कोई भी रिटर्न्स नहीं दिए हैं, एनर्जी भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है। तो मेरा सुझाव रहेगा कि ये लमसम इन्वेस्टमेंट्स जो उन्होंने ये सेक्टर फंड्स में किए थे उनमें से निकल जाएं, क्योंकि आप 3 सेक्टर फंड को ट्रैक नहीं कर सकते। आप अगर सेक्टर फंड में निवेश करते हैं, जो आप सेक्टर समझते हैं आप उसी में करेंगे। तो एक सेक्टर अगर आप निवेश के लिए चूज करते हैं वो काफ़ी होता है। अगर ये अपने सारे सेक्टर फंड्स में से लमसम निवेश जो किया है इन्होंने निकाल जाएं और इसके बदले यही लमसम एक दूसरे फंड में निवेश कर दें।
एक नया फंड ऑफर है, डीएसपी एक डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, 17 जैन से शुरू होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इस फंड का। इसमें आप लमसम भी निवेश कर सकते हैं। काफ़ी दर्शकों का हमने देखा है कि ये कंफ्यूजन होता है कि वो कौन से फंड में एक लमसम निवेश करें। अगर हम मार्केट में ये टाइम सही है क्या जिसमें हम एक वन लमसम कर सकते हैं, तो ये दुविधा हमेशा रहती है। लेकिन अगर हम इस फंड की प्लेसमेंट देखें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे डिज़ाइन किया गया है, जो ये फिक्स्ड रिटर्न, जो फिक्स्ड इनकम, जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो रहता है और अर्निंग यील्ड जो होती है निफ्टी की, उसको कंपैरिजन करके ये एक फॉर्मूला बनाए हैं जिसमें अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हाई हैं तो हमने देखा है कि इक्विटीज़ का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज़्यादा हो जाता है इंडस्ट्री के लिए। सो डेट मार्केट में और डेट कॉर्पस उनका ज़्यादा रहेगा जब इंटरेस्ट रेट सिनेरियो हाई है। अगर यही चीज़ अगर इंटरेस्ट रेट घटता है तो हमने देखा है कैपिटल मार्केट्स पे एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो इस प्रकार ये फंड ने एक अपना एक कैलकुलेशन टेबल बना रखा है, उस प्रकार ये डेट और इक्विटी में स्विच करते रहेंगे। सो लमसम इन्वेस्टमेंट्स आप अगर ये अभी करना चाहते हैं तो इस फंड में डेफिनेटली कर सकते हैं। और ये अगर एक लॉन्ग टर्म के लिए वेट करते हैं तो यील्ड गैप मॉडल जो है वो शायद पॉजिटिव रिटर्न इन्हें जो बाकी निफ्टी या पीई दूसरे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उससे ज़्यादा बेटर इन्हें रिटर्न्स मिल सकता है। सो लमसम इन्वेस्टमेंट जो इनका है, मैं सुझाव दूंगा कि रिडीम कर लें और इसमें निवेश करके ये 10 साल तक बने रहें। इन्हें डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स इन्हें मिलेंगे जो अदरवाइज 100% इक्विटी में इन्हें अभी नहीं मिल रहे हैं। बाकी जो इन्होंने कहा है, अपने मेल में बताया था कि 8,000 रुपया निवेश करना चाहते हैं, वो इस प्रकार कर सकते हैं। ये HDFC इक्विटी फंड में ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं तो 2,000 रुपया उसमें बने रहें। ये 2 फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें, फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स फंड BSE सेंसेक्स प्लान, इसमें वो 4,000 रुपया कर लें, और IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड में 2,000 रुपया। इस प्रकार इनका एक पोर्टफोलियो बैलेंस भी बन जाएगा। लमसम एक एसेट एलोकेशन प्लान में रहेगा जो ऑटोमेटिकली रीबैलेंस करता है, और इक्विटी एक इन्हें लार्ज मिड कैप और इस प्रकार अपना पोर्टफोलियो बना के चल सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ये पोर्टफोलियो पर इनको एडवाइस मिल गई है और हमारे एक्सपर्ट ने जो भी फंड इनको नए बताए हैं ये उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही लमसम के लिए जो विकल्प बताया है ये उस विकल्प को भी चुन सकते हैं। चलिए, हमारे अगले दर्शक हैं हेमंत सिंह, उत्तर प्रदेश से। हेमंत जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हेलो मैम। जी, सवाल पूछिए अपना। मैम ये मैं हेलो मैम। हाँ जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, सवाल पूछिए। मैम ये म्यूचुअल फंड के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। जी हेमंत जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और सवाल पूछिए, नहीं तो हम आपका सवाल नहीं ले पाएंगे। हेलो हेमंत जी, आप हम सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए। मैम ये एक SBI का IT फंड है और ये ICICI का टेक्नोलॉजी फंड है मैम जी। मैं इसके फंड के परफॉर्मेंस के बारे में पूछना चाहता हूँ मैम। ये 1 लाख लमसम इसमें मैं लगाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, आपको राय दिलवा देते हैं हर्षवर्धन जी। इनका भी लमसम को लेकर ही इनका सवाल है। 1 लाख जैसे बता रहे हैं लमसम, ये 5 इयर्स के लिए ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और बेसिकली अभी आपने पहले सेक्टर फंड्स की बात करी थी, अभी इनका राय है, इनका सवाल है फिलहाल टेक्नोलॉजी फंड्स को लेकर, आप किस तरह से इनको एडवाइस देंगे? हेमंत जी, अगर आप टेक्नोलॉजी फंड में निवेश करना चाहते हैं क्योंकि पिछले 1 साल का जो रिटर्न रहा है वो बहुत अच्छा रहा है, तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप वो तरीका न यूज़ करके अपने इक्विटीज़ में उस तरह से निवेश ना करें। लास्ट 1 ईयर में हमने देखा है कि IT, फार्मा एंड FMCG फंड्स ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि आगे भी आपको उतने ही अच्छे रिटर्न्स देखने मिलेंगे। अगर आप कोई भी सेक्टर, IT सेक्टर जो आपने चूज़ किया है, अगर उसे ट्रैक कर सकते हैं, उसके बारे में आप समझते हैं, तो आप निवेश करिए। सिर्फ रिटर्न्स देख के आप वो चूज़ कर रहे हैं, वो शायद गलत होगा आपके लिए। मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप एक STP के ज़रिए आप इक्विटीज़ में निवेश कर सकते हैं। आप 1 लाख रुपया जो है वो एक लिक्विड फंड में निवेश करें। वहाँ से आपको चाहिए तो 1 साल के अंदर 8,000 रुपया हर महीने ट्रांसफ़र करेंगे तो 1 लाख रुपए लगभग आपके 1 साल में इक्विटीज़ में आ जाएंगे। फिर आप वो 4 साल तक उसमें बने रह सकते हैं। तो आपको ये 5 इयर्स का जो पूरा आप कर रहे हैं वो STP के ज़रिए हो जाएगा। ICICI लिक्विड फंड में आप निवेश कर सकते हैं और वहाँ से ICICI फोकस ब्लू चिप फंड में आप इक्विटी फंड है वो, उसमें आप 8,000 रुपये ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर ये सिस्टम आपको नहीं अच्छा लग रहा है, हमने अभी DSP ब्लैक रॉक का डायनामिक एसेट एलोकेशन प्लान के बारे में आपको समझाया था, आप उसमें भी एक साथ ही निवेश कर दें। इन 2 चॉइसेस में से आप एक पिक कर लीजिए, ना कि कोई सेक्टर फंड। जी बिल्कुल, तो ये STP के जरिए यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए भी ये विकल्प चुन सकते हैं। चलिए, कुछ और सवालों को भी हम शामिल करेंगे। अभी फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए म्यूचुअल फंड्स।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड्स। हमारे साथ हैं हर्षवर्धन रुंगटा, सीएफपी रुंगटा सिक्योरिटीज। कुछ सवालों को और शामिल करते हैं। हमारे अगले दर्शक है हमारे साथ अशोक कुमार जमशेदपुर से। अशोक जी, स्वागत है आपका। सवाल पूछिए। जी सर। जी मैडम जी, सवाल पूछिए अपना। मैं अपने पोर्टफोलियो में आईडीएफसी स्टर्लिंग इक्विटी फंड में 2000 रुपया पर मंथ एसआईपी के जरिए शुरू किया हूँ। जी हाँ जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? तो वो सही है कि नहीं, जबकि ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में पहले से एचडीएफसी टॉप 200 में 2000, एचडीएफसी इक्विटी में 2000, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी में 2000 और बिरसा सनलाइफ इक्विटी फंड में 2000, एचडीएफसी मिड कैप में 1000 है। जी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं आपका पूरा पोर्टफोलियो आपने हमें भेजा हुआ है। चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। हर्षवर्धन जी, इनका पोर्टफोलियो जिस तरह इन्होंने बताया कि आईडीएफसी स्टर्लिंग इक्विटी, एचडीएफसी के भी उन्होंने कुछ फंड्स का चुनाव किया हुआ है और ये बेसिकली जानना चाहते हैं कि 13 इयर्स इनका टाइम होराइजन है, ये कैसा रहेगा इनका पोर्टफोलियो? वेल अशोक जी, आपने अपने पोर्टफोलियो में ये आईडीएफसी स्टर्लिंग इक्विटी नया ऐड किया है। ये एक मिड एंड स्मॉल कैप फंड है। आप जानते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है। मैं आपको सुझाव दूंगा, आईडीएफसी फैमिली में ही प्रीमियर इक्विटी फंड, आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी फंड एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मिंग मिड एंड स्मॉल कैप फंड है। मेरा सुझाव रहेगा कि आप ये आईडीएफसी स्टर्लिंग इक्विटी एंड एचडीएफसी मिड कैप दोनों बंद करके पूरा अमाउंट आप आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी फंड में निवेश करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी जो आपका पोर्टफोलियो में एचडीएफसी टॉप 200 एंड बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी फंड दोनों लार्ज एंड मिड कैप फंड्स हैं, आप दोनों कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो आप एचडीएफसी टॉप 200 बंद करें और बिरला सनलाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड में आप वो पैसा निवेश करने लग जाएं। एचडीएफसी इक्विटी फंड आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपका जो फाइनल पोर्टफोलियो वो इस तरह दिखेगा: बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी में 4000 रुपये, आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी फंड में 3000 एंड एचडीएफसी इक्विटी फंड में 2000। इस प्रकार आपका पोर्टफोलियो जो आपको अगले 13 साल तक रखना है, ये आप इससे शुरू कर सकते हैं और अगले 2 साल बाद इसे एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। जी बिल्कुल। तो हमारे एक्सपर्ट की राय आप फॉलो कर सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने बताया डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं पोर्टफोलियो का। चलिए हमारे अगले दर्शक हैं गौतम, वेस्ट बंगाल से। गौतम, स्वागत है आपका। पूछिए अपना सवाल। जी, मैं तो प्लान कर रहा हूँ कि हाँ जी, जो एचडीएफसी है ना, एचडीएफसी मैं प्लान कर रहा हूँ कि वो बैलेंस फंड में। जी जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा सवाल है कि शुड आई चेंज माय पोर्टफोलियो? आपने और कोई फंड्स का भी चुनाव कर रखा है? एसबीआई ग्लोबल है और जी, एसबीआई एफएमसीजी है। जी चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। हर्षवर्धन जी, एचडीएफसी बैलेंस्ड पर ये जानना चाहते हैं। फिलहाल उन्होंने एसबीआई बैलेंस्ड और एसबीआई एफएमसीजी का भी विकल्प का चुनाव किया हुआ है। आप किस तरह से देखते हैं स्पेसिफिकली एचडीएफसी बैलेंस्ड को? वेल इनका एचडीएफसी बैलेंस फंड एक ठीक है। इनका अगर हम एलोकेशन देखें तो मेजर कंपोनेंट, अगर ये 5000 रुपये हर महीने का कर रहे हैं, 3000 रुपये इनका बैलेंस फंड में जा रहा है। एचडीएफसी बैलेंस फंड ठीक है, ये कंटिन्यू कर सकते हैं। इनका बाकी पोर्टफोलियो भी ठीक है। एसबीआई ग्लोबल एंड एसबीआई एफएमसीजी फंड में ये बने रह सकते हैं। इन्होंने सेक्टर फंड चूज किया तो सिर्फ एक कॉशन पॉइंट दे दूं, एफएमसीजी एक माना गया कि बहुत ही बोरिंग सेक्टर है। आप देख सकते हैं कि 2-3 साल तक एक बहुत ही स्टैग्नेंट रहेगा और अचानक एक जंप आता है, फिर से वो वापस स्टैग्नेंट हो जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमने देखा है कि एफएमसीजी सेक्टर वेल्थ क्रिएट किया है। तो अगर ये एफएमसीजी फंड में बने रहते हैं तो इन्हें पूरे 10 साल तक बने रहना होगा। कभी एक पीरियड में अगर एक फ्लैट रिटर्न मिल रहा है तो वो उससे निराश न होकर निकल नहीं जाए, बने रहें। ये पोर्टफोलियो ठीक है, ये कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, तो फिलहाल बने रहने की एडवाइस है। 10 साल तक के लिए बने रह सकते हैं, इस एचडीएफसी बैलेंस फंड का चुनाव कर सकते हैं। चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम में इतने ही सवाल हम शामिल करेंगे। हर्षवर्धन जी, आप हमारे साथ जुड़े, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस।